नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी पहली इकाई से 11वीं कविता कृषक गान, जिसे दिनेश भारद्वाज जी ने लिखा हुआ है, लेकर आई हूँ। यह कविता इस इकाई की आखिरी कविता है। इसके बाद हम दूसरी इकाई को सॉल्व करना शुरू करेंगे। कृषक गान का एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है, या जिसे आप व्याख्या कह सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया, उस पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप व्याख्या के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम कृषक गान इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, पढ़ाई शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब मुझे नए वीडियो बनाने के लिए नई ऊर्जा से और शक्ति से भर देते हैं। और मेरे अंदर एक इच्छा जाग जाती है कि मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ भी आपके छूटे ना और पूरी तरीके से उसको करवा दूँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए इसके स्वाध्याय को शुरू करते हैं। इसका स्वाध्याय हमें पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 50 इसके हम लोग शुरू करते हैं। देखिए स्वाध्याय, इसका पहला प्रश्न जो है आपके सामने इस प्रकार से कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ हमें सूचना दी हुई है, संजाल दिया हुआ है और उस संजाल को हमें जो है पूर्ण करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कवि की चाह। कवि की चाह क्या थी, किसके लिए? कृषक के लिए, क्योंकि ये जो कविता है ये किसके लिए लिखी गई है? कृषक के लिए लिखी गई। कवि ने उनकी चाह में लिखी है, उनका आह्वान करने के लिए लिखी हुई है ना, उनका ध्यान करने के लिए लिखी है, हम लोगों को कृषक को याद दिला देने के लिए लिखी हुई है ना। तो इसका पहला पॉइंट बनेगा मनुजता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना। यानी यहाँ पे जो है कवि चाहते हैं कि हम लोग मनुष्य के समान कृषक जो है उनका आह्वान करें, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए कितना करते हैं इस बात को हम ना भूलें। एक एक कण जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना। यहाँ पर जो है कवि चाहते हैं कि कृषक जो है वो सदैव अभावों में रहता है, अभावग्रस्त उसका जीवन रहता है, तो क्यों ना उसके लिए एक नीड़ अर्थात घर का निर्माण एक एक कण जोड़कर किया जाए। अगला पॉइंट है सभी सुर असुर छोड़कर ऊसर भूमि को उर्वरा करने वाले कृषक का ध्यान करना। कवि चाहते हैं कि सभी जो भी सुर असुर है उनको छोड़ दिया जाए, और जो कृषक है जो कि एक बंजर भूमि को उर्वरा अर्थात उपजाऊ भूमि में बदल देता है, उसका ध्यान कर लिया जाए। हमारा लास्ट पॉइंट इसमें बनता है विश्व के पालक कृषक के लिए नवीन सृष्टि का निर्माण करना। यहाँ पे कृषक को विश्व का पालक बताया गया है, क्योंकि वो अनाज का उत्पादन करता है और उसके कारण वो सृष्टि का जो है पेट भरता है, पालन पोषण करने का कार्य करता है, इसलिए उसे यहाँ पर विश्व का पालक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है कि कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कृतियाँ पूर्ण कीजिए में आप देखेंगे कृषक इन परिस्थितियों में अविचल रहता है, यानी चाहे कैसे भी मौसम आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक तो सदा खुश रहता है और कभी भी विचलित नहीं होता है ना, अविचल रहता है। तो कृषक इन परिस्थितियों में अविचल रहता है। हमको यहाँ पर जो कविता है उसके अंदर सिर्फ 2 परिस्थितियाँ दी हुई है, एक तो पतझड़ दिया हुआ है और दूसरा हमें धूप छाँव में ये दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं बारिश हो, कड़ी धूप हो, छाँव हो, पतझड़ हो, गर्मी हो, ठंड हो, चाहे जैसा मौसम हो, लेकिन कृषक जो है हमेशा अविचल रहता है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम लिखिए। तो ऋतु कौन सी है? मधुमास ऋतु और पतझड़ ऋतु, इन दोनों ऋतुओं का यहाँ पे नाम लिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि कृषक वाक्य पूर्ण कीजिए, ये हमको प्रश्न दिया हुआ है। और इसमें पहला प्रश्न है कृषक कमजोर शरीर को क्या करता है? पत्तियों से पालता है, ये हमारे कविता में ही हमको दिया हुआ है। दूसरा है कृषक बंजर जमीन को
अपने खून से सींचकर उर्वरा बना देता है, अर्थात उपजाऊ बना देता है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागृत होने वाले भाव लिखिए। अब यहाँ पे पंक्ति दी हुई है, आज उस पर मान कर लूँ। दूसरी दी है, आह्वान उसका आज कर लूँ। तीसरा दिया है, नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ और आज उसका ध्यान कर लूँ। तो इन पंक्तियों में जो है कवि के मन में कृषक के प्रति कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो पहली जो पंक्ति है, आज उस पर मान कर लूँ, तो मान यानी यहाँ पर अभिमान का भाव जो है कवि के मन में उत्पन्न हो रहा है कृषक के लिए। दूसरा है, आह्वान उसका आज कर लूँ, यहाँ मानवता का भाव जो है कृषक के लिए कवि के मन में उत्पन्न हो रहा है। नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ यानी सृजनशीलता का भाव, नया सृष्टि निर्माण करने का भाव जो है वो कवि के मन में कृषक के लिए पैदा हो रहा है, क्योंकि कवि कहता है कि कृषक जो है वो क्या है, नई सृष्टि का निर्माता है, सृजनशील व्यक्ति है। आज उसका ध्यान कर लूँ यानी उसको आदर दे दूँ, उसको सम्मान दे दूँ, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है ने ये जो शब्द हमें यहाँ पर दिए हुए, इनके लिए कविता में कवि ने कौन से शब्दों का उपयोग किया है। तो निर्माता बताने के लिए, कृषक को निर्माता बताने के लिए कवि ने सृजक शब्द का उपयोग किया है। शरीर ये शब्द के लिए कवि ने तन शब्द का उपयोग किया है। राक्षस के लिए असुर शब्द का उपयोग किया है और मानव के लिए जो है मनुज शब्द का उपयोग किया है। जैसा हमने यहाँ पर देखा ना अभी कि सभी सुर असुर को छोड़कर ऊसर भूमि को उर्वरा करने वाले कृषक का ध्यान। तो सुर और असुर कौन, देवता और दानव है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यानी हाथ में संतोष की तलवार ले जो चल रहा है, इन पंक्तियों का हमको भावार्थ लिखना है। ये आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसमें से आप किसी भी 4 लाइन का भावार्थ जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया निम्न मुद्दों के आधार पर, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो कविता की प्रथम 4 पंक्तियाँ ये आप मेरे चैनल पर जाके देख लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए मैं ये यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। प्रश्न 7वां है, निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। अब निम्न मुद्दे हमको दिए हुए हैं बुक में इस तरीके से, और हमको उसके आधार पर जो है पद्य का विश्लेषण करना है, इस कविता का विश्लेषण करना है। तो रचनाकार कवि का नाम क्या है। तो रचनाकार कवि का नाम है दिनेश भारद्वाज। रचना का प्रकार क्या है, तो गान है ना, आज उसका गान कर लूँ। यहाँ पे कविता में बताया गया गान प्रकार है, या फिर अगर ये नहीं लिखा होता तो हम लिखते गीत है ना। पसंदीदा पंक्ति है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। अब यहाँ पे हम कोई भी पंक्ति लिख सकते हैं जो हमें पसंद हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पंक्ति में पूरी कविता का भावार्थ आ गया है। पूरी कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है वो आ गया है। कृषक के बारे में जो बोलना चाह रहे हैं वो सब आ गए। अब पसंदीदा होने का कारण क्या है, तो देखिए अब पता पड़ेगा आपको कि अनगिनत अभावों के होते हुए भी कृषक के पास संतोष रूपी धन है ना। वो किसी भी कम से कम चीज़ों में खुश रहना, संतोषी यानी संतुष्ट रहना जानता है। हम लोगों के पास अगर कुछ कम हो जाए तो जो है संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो कृषक है, कृषक का क्या है, उसके पास कितना भी कम हो वो अभाव में भी संतुष्ट रहता है, और कितना भी कुछ भी कम हो उसमें भी संतुष्ट रहता है। उसका संतोष ही उसका मुख्य धन है। रचना से प्राप्त प्रेरणा, अर्थात इस कविता से हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है, तो हमें प्राप्त होती है ये प्रेरणा कि कृषक दिन रात मेहनत करके संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है ना। दिन रात मेहनत करके संपूर्ण सृष्टि का जो है पालन करता है। हमें उसके परिश्रम के महत्व को समझना चाहिए एवं उसका सम्मान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसका जो परिश्रम वो करता है, दिन रात जो परिश्रम करता है खेतों में, उसके महत्व को समझना चाहिए और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा जो कृषक का गान मेरा बहुत ही पसंदीदा मेरी ये कविता है। इसका आज जो स्वाध्याय है ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इसके बाद भी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसको पढ़कर
ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करना भी ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड-19 के कारण आज हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति में फंसे हुए हैं, घर में रहकर ही स्टडी मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उससे पढ़ते रहिए, अपडेट रहिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।